हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और मेंस की जो तैयारी है वो पूरे जोरों शोरों से चल रही होगी आप सभी की, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और उस तैयारी में हमें भी साथ ले लीजिए, ठीक है। हम भी आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं CGPSC मेंस 2023 की, और ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इस मेंस 2023 को टारगेट लेकर के जो वीडियोस आ रहे हैं उससे आपको पता चल भी रहा होगा, ठीक है। इसके पहले आज का ये जो सेशन है हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा सीरीज हम चला रहे हैं मेंस के टारगेट को लेकर के, मेंस 2023 को टारगेट करके, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन से टॉपिक हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस आए हैं, ये पूरी एनालिसिस हम पहले भी कर चुके हैं। आपको यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है, और उसके अलावा मेंस का छत्तीसगढ़ के भूगोल से यानी कि सीजी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो एक सेशन है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ओके, तो फिर से एक बात कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, ठीक है। यानी कि जो भी आप हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, आप दोनों को इस सेक्शन से फायदा होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलचुरियों का प्रशासन। जी हाँ, क्योंकि आप यदि मेंस के एनालिसिस करते हैं तो आप पीवाईक्यू में जब जाएंगे तो आपको ये बात पता चलती है कि भाई कलचुरियों के प्रशासन से बिल्कुल हर साल एक ना एक क्वेश्चन हमको प्रश्न पत्र में मिल ही जाता है। ओके, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये आज का सेशन पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके, चलिए देखिएगा कलचुरियों का प्रशासन, इसमें हम पहला एक प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह आ रहा है, देखिए, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में गढ़ नामक प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कमेंट ब्रीफली ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कॉल्ड गढ़ा इन द कलचुरी पीरियड गवर्नेंस सिस्टम। ओके, चलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 6 से 7 लाइन में इसका उत्तर देना है। और चूंकि प्रशासन से शब्द आया है, प्रश्न आया है, यानी कि आप मान के चलिए जो प्रशासनिक जब व्यवस्था पर बात हो तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सिनॉप्सिस क्या कहता है ऐसे प्रश्न का उत्तर करने के लिए, वो ये है कि आप कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं यानी कि प्रशासनिक इकाइयां हैं उसके बारे में लिखते हो। उन प्रशासनिक इकाइयों के मुखिया या प्रमुख या हेड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप लिखते हो, और उसके बेसिक फीचर के बारे में लिखते हो, उसकी विशेषताओं के बारे में कि वो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्यों लाया गया है, यानी कि उसका उद्देश्य या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस तरीके से आप प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। ओके, तो यहां पर ये जो गढ़ नामक एक प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो रही है, गढ़ व्यवस्था की प्रश्न पूछी जा रही है, तो क्या क्या प्रमुख पहलू हमारे पास आते हैं। भाई आप ये बताएंगे कि ये जो कलचुरी कालीन तो लिखा है प्रश्न में, लेकिन कलचुरी काल में ये गढ़ व्यवस्था किसके टाइम पर विद्यमान रही या प्रचलन में रही, ये कुछ जो चीजें हैं वो आप अपने प्रश्न में क्या करिए, इंक्लूड करिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो जाती हैं। चलिए अब देखें कि इस पर टिप्पणी करने की बात हो रही है। तो कलचुरी काल में संपूर्ण राज्य प्रशासनिक सुविधा हेतु गढ़ों में विभाजित थी। ओके, प्रशासनिक सुविधा हेतु यानी कि आपने यहां पर इसका एक उद्देश्य जो है वो बता दिया कि ये क्यों इसको लाया गया है, इस व्यवस्था के पीछे क्या कारण था। ओके, क्योंकि टिप्पणी कीजिए बोला है तो टिप्पणी कीजिए में डायरेक्ट एकदम फैक्ट पर चालू नहीं हो जाते कि भाई हाँ गढ़ व्यवस्था थी, कलचुरी काल में इतने इतने गढ़ थे और यहां पर थे। ओके, आपको टिप्पणी करने की बात हो रही है तो आप उसमें पूरी तरह से बताइए कि भाई ये क्यों लाया गया, उद्देश्य क्या था, इस तरीके से कुछ चीजें आप बताएंगे। ठीक है, फिर आता है कि प्रशासनिक इकाइयों में क्या क्या था, तो एक गढ़ 7 बारहों का समूह था, है ना, जिसके अधीन 84 गांव हुआ करते थे। ओके, प्रमुख अधिकारी कौन था, तो आपने बताया दीवान था। ओके, फिर गढ़ व्यवस्था जो है वो कलचुरियों की 2 शाखाओं, है ना, 2 शाखाओं के मध्य विभाजित था। ये आपको बताना होगा कि ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में रतनपुर ब्रांच और आपका दक्षिणी भाग में रायपुर ब्रांच के अंतर्गत 18 गढ़ थे, और फिर इसी वजह से फिर ये जो एरिया है इसको छत्तीसगढ़ भी इसको कहा गया, है ना, ये तभी से है। ऐसा करके इसको हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को एंड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि टिप्पणी कीजिए है तो टिप्पणी कीजिए में इसी तरीके से हमको शुरुआत करनी चाहिए, इसी तरीके से हमको अंत करना चाहिए। ओके,
During the Kalchuri period, the entire state was divided into Gadha for administrative convenience, okay, and Agadha is divided into group of 7 barho, that is equal to 84 villages, है ना। ये बेसिक चीजों को आपने यहाँ पे लिखा है। एंड देन रायपुर ब्रांच, रतनपुर ब्रांच, नॉर्थ ऑफ शिवनाथ एंड साउथ ऑफ शिवनाथ, इस तरीके से आप इसमें लिखेंगे कि इसके जुरिडिक्शन में थे। और टोटल नंबर ऑफ गढ़ास वाज 36, इसलिए दिस रीजन वाज आल्सो कॉल्ड एज छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखें। तो एक अच्छा सा और सामान्य सा एक प्रश्न यहाँ पर हमको मिला है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। कलचुरी कालीन शिक्षा, साहित्य एवं भाषा पर लेख लिखिए। ओके, कलचुरी शासकों के द्वारा पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों को राजकीय अनुदान प्राप्त था। देखिए किस तरीके से हम यहां पर लिख रहे हैं, शिक्षा, साहित्य और भाषा पर लेख लिखिए। ये एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक भाग है, मान के चलिए शिक्षा प्रशासन का ही एक भाग है, तो हमने इसको यहां पर लिया हुआ है। पहले हिंदी में डिस्कशन कर लें, उसके बाद फिर अंग्रेजी का कंटेंट भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तो पहले शिक्षा के बारे में बात हो रही है कि शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान जो हुआ करते थे, तो ये मुख्य रूप से राजा जो है वही इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखता था, क्योंकि इसको राजकीय अनुदान प्राप्त था। ये हमने लिखा कि किस तरीके से संस्थाएं चला करती रही होंगी। फिर उसके बाद देखिए साहित्य की बात आ रही है और भाषा की बात आ रही है ना। साहित्य की बात आ रही है तो आप क्या लिखोगे, आप साहित्य के नाम लिखोगे, आप साहित्यकारों के नाम लिखोगे, किसके दरबार में यानी कि कौन से प्रमुख राजाओं ने किस दरबारी कवि को या लेखकों को या साहित्यकारों को संरक्षण दिया, इस तरीके से आप लिखेंगे। जब भाषा की बात हो रही है तो भाषा में अलग अलग तरह से होती हैं, जैसे कि प्रशासनिक भाषा अलग होती है जिसको हम राजभाषा भी कह सकते हैं। इसके अलावा आम बोलचाल की भाषा अलग होती है। कुछ उस समय से संबंधित जो स्रोत हैं, अभिलेख है, तो उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, इस तरीके से कुछ चीजें हमको अलग अलग करके लिखनी होती है। ठीक है, तो यहां पर हम प्रमुख रूप से देखें तो पहले हम लोग बात करें साहित्यकारों की, तो इस काल में जो साहित्यकार थे उसकी अपेक्षा प्रशस्तिकार कवि यहां पर जो है अधिक थे। ये हमने एक यूनिक पॉइंट हमने यहाँ पे बताया। ओके, और जो मुख्यतः कौन से वर्ग के थे वो भी यहाँ पे हमने बता दिया कि जो साहित्यकार प्रशस्तिकार थे वो ब्राह्मण या कायस्थ वर्ग के हुआ करते थे। ओके, देन आपका उच्च कोटि के संस्कृत कवि, ये सब यूनिक पॉइंट्स हैं, मेन कंटेंट्स है जो बिल्कुल होना चाहिए। संस्कृत कवि के अलावा प्राकृत भाषा के कवि भी थे जिनको राजाश्रय प्राप्त था, यानी कि राजाओं का संरक्षण प्राप्त था अंडर द सुपरविजन ऑफ द किंगडम और द किंग। ओके, फिर इसमें प्रमुख रूप से आपको नाम बताना होगा, यानी कि कहने का मतलब यह कि सिर्फ लिख देने से नहीं चलेगा, आंसर को जस्टिफाई करना है तो उसमें आपको कुछ सोर्सेस, कुछ इंफॉर्मेशन के हिसाब से नाम भी लिखना चाहिए, तभी आपका एक कंप्लीट आंसर बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे आपने नाम बता दिया, नारायण, अलहन, कीर्तिधर, वत्सराज, कुमारपाल, धर्मराज, ओके, नरसिंह आदि कवि इसमें कलचुरी कालीन कवि थे। ये आपने कलचुरी काल के कुछ कवि क्यों के नाम बता दिए। अब नाम आपको बताना होगा साहित्य में कौन कौन थे, तो साहित्य में साहित्यकारों में प्रमुख रूप से नारायण, और फिर ब्रैकेट में हमने उनकी जो रचनाएं हैं वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, अलग से और स्टेटमेंट बनाने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे पास स्पेस है और मैं अलग से स्टेटमेंट बना के लिख सकता हूं, तो बिल्कुल आप उसमें लिख सकते हैं कि नारायण साहित्यकार थे जिनकी रचना ये थी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर शिवदत्त शास्त्री का नाम आ रहा है, रतनपुर आख्यान, इतिहास समुच्चय, ये सब उनकी रचनाएं हैं। प्रमुख रूप से जब भी कलचुरी काल की बात होती है तो 2 नाम आपको जरूर लिखना चाहिए। कौन कौन सा नाम, एक गोपाल चंद्र मिश्र जो कि राज सिंह के दरबार में थे, ठीक है, और एक बाबू रेवाराम का नाम आपको लिखना चाहिए कि रतनपुर के इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है अलग से। विक्रम विलास, नर्मदा कंटक, रतनपुर का इतिहास, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ओके, फिर अब देखिए पहला हमने जो लिखा शिक्षा को लेकर के लिखा, फिर साहित्यकारों से रिलेटेड यहां पर बात हो गई, और फिर अगला जो यहां पर आ रहा है वो भाषा को लेकर के आ रहा है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए जो भाषा थी वो संस्कृत थी कलचुरियों की, लेकिन आम बोलचाल की भाषा क्या थी, छत्तीसगढ़ी भाषा थी। और कलचुरी काल में जो है राज दरबार में संस्कृत और प्राकृत भाषा के कवि भी थे। ओके, तो जो आपने ऊपर एक जस्टिफाई करने के लिए लिख भी दिया था कवियों का नाम और क्या, उसको आपने अलग से एक बार भाषा को केंद्र में रखते हुए उसका आंसर आपने तैयार किया है। ओके, तो इस तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। एक बात मैं आपको कह दूं कि सामने जो ये आपको प्रश्न के उत्तर आपको दिख रहे हैं ये केवल एक कंटेंट है, बाकी इसको सजाना, संवारना और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना ये आपके ऊपर है कि कितना और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, है ना, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र इस बात के लिए कि आप स्वयं का एक स्टैंडर्ड बनाइए, है ना, कि किस तरीके से बेहतर तरीके से मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, और फिर मान के चलिए कि आपको औरों से बिल्कुल अलग
और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बेहतर मार्क्स मिलेंगे, और उसी की तैयारी हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जरूरी है क्या, लिखना लिखना और लिखना। ओके, चलिए, तो स्कूल्स एंड कॉलेज वर गिवन गवर्नमेंट ग्रांट्स बाय द कल्चुरी रूलर्स। ओके, एंड देन आपका more praiseworthy poets than literateurs who mainly belongs to the Brahmin and Kayast classes. Then many high class Sanskrit poets were there. Prakrit poets also enjoyed the royal patronage, यानी कि संरक्षण, ये याद रखेंगे। एंड देन पोएट्स लाइक नारायण, अलहन, कीर्तिधर, वत्सराज, ये सब नाम हमने लिखे। फिर हमने पोएट्स के अलावा लिटरेटियोर के भी नाम हमने यहाँ पे लिख दिए कि कौन कौन थे, और उनकी रचनाएं भी लिख दी। ओके, तो ये सब कंप्लीट आंसर है, मतलब कहीं से भी कोई चांस है ही नहीं कि आपका नंबर कहीं से कट जाए। ओके, फिर उसके बाद फिर लैंग्वेज के बारे में हमने बता दिया। संस्कृत लैंग्वेज वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लैंग्वेज। ओके, मेन इनका ऑफिशियल लैंग्वेज था ये। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज जो है वो आपका क्या था, आम बोलचाल की भाषा थी, कॉमन पीपल लैंग्वेज था। और संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज जो है ये लोग यूज किया करते थे। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कल्चुरी शासक कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली का उल्लेख करें। ऐसा कई बार हुआ है कि कलचुरियों में जो प्रमुख प्रमुख नाम हैं, है ना, यहां से बिल्कुल प्रश्न आए हैं। जैसे कि जाजलदेव प्रथम एक प्रमुख नाम आपका आता है, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है, कलचुरियों में, है ना, एक प्रमुख नाम है। आपके जो है रतनपुर के कलचुरियों में आपका जो है रत्नदेव प्रथम, फिर कलिंग राज क्योंकि संस्थापक था, तो ये सब प्रमुख नाम हैं। ओके, कल्याण साय के बारे में पूछ दिया गया है, बहारेंद्र साय के बारे में पूछा गया है, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पूछा गया है। तो केवल जो इंपॉर्टेंट नाम हमको मिलते हैं कलचुरी शासकों के, उन सबसे संबंधित एक प्रश्न बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और प्रश्न का मतलब यही होता है कि उनके मेन कंटेंट को आप याद रख लीजिए, उसके बाद फिर जो भी पूछा जाएगा उसको कैटेगरी वाइज आप बना करके आप उसका आंसर कर सकते हो। ओके, तो वैसे ही तैयार करें। तो एक प्रश्न हम यहां पर ले रहे हैं कल्याण साय के टाइम का, ठीक है, कि कल्याण साय के टाइम पे जो जमाबंदी प्रणाली थी उसके बारे में बताइए। जो पहला प्रश्न हमने लिया था थोड़ा सा उससे रिलेट भी करता है, क्योंकि गढ़ व्यवस्था इसी जमाबंदी प्रणाली का ही क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है, और फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, बस वही आपको लिखना है। तो व्यवस्था के अंतर्गत यही है कि एक जमाबंदी सिस्टम था, तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण जानकारियों का एक दस्तावेज था दरअसल, ठीक है। इट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और द इंफॉर्मेशंस। ओके, इसके अनुसार रतनपुर राज्य को गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए का राजस्व वसूल होता था। देखो, दोनों प्रश्न इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं क्योंकि जब गढ़ व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है, गढ़ प्रणाली के बारे में, तो आपने गढ़ों के बारे में बताया कि कौन सी इकाई थी, कौन से प्रमुख अधिकारी थे, इस तरीके से आपने बताया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे आपको जमाबंदी प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। तो जमाबंदी प्रणाली क्या है, ये एक टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, करों को एकत्रित करने की एक व्यवस्था है। ओके, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितने कर इन लोग एकत्र किया करते थे, है ना, कितना वसूला जाता था राजस्व के तौर पे। ओके, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी प्रमुख रूप से, यानी कि एक टेक्निकल वे में आपको जाकर के कि उस दस्तावेज है तो आपने लिखा कि उस दस्तावेज से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी दस्तावेज से पता चलता है कि भाई इतना लाख जो है वसूल किया करते थे। फिर जमाबंदी प्रणाली का अध्ययन किसने किया, ये आप बता दीजिए। तो ये किसने किया, तो बिलासपुर के पहले आपके बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म द्वारा इसको किया गया। कब किया गया वो भी आपने लिख दिया। और इन्हीं के द्वारा यह भी बताया गया था इसी पुस्तिका के आधार पर कि रतनपुर रायपुर के 18 गढ़ यानी कि 36 गढ़, ये जो नाम है ये कैसे पड़ा, ये इसके पीछे इन्होंने इसी जमाबंदी प्रणाली के बारे में जो है क्या किया था, सोर्स इसको लिया था अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए। ओके, एक बार जरा इंग्लिश कंटेंट देख लें। ओके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आप पर्टिकुलर इसी लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो। ओके, चले अगला प्रश्न लेते हैं। कलचुरियों के प्रशासन में एक अगला प्रश्न आ रहा है आपका, कलचुरी काल में उल्लेखित पंचकुल नामक संस्था का परिचय दीजिए। कलचुरी काल में स्थानीय कार्यों के संचालन के लिए नगरों गांवों में पंचकुल नामक संस्था होती थी। अब देखिए भाई कि एक संस्था के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो इस संस्था का जो गठन है वो आपको बताना होगा क्योंकि प्रशासनिक संस्था है। ओके, गठन है इसको आपने बता दिया। फिर इसकी संरचना बताइए कि उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, क्या है। फिर उन सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ होता था या किस तरीके से वो चुने जाते थे या आते थे, इस तरीके से आप लिखेंगे, या कौन करता था ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद फिर उसकी संस्था के कार्य प्रणाली के बारे में आप थोड़ी बात करिएगा कि क्या काम था, क्यों इसको गठित किया गया, यही तो आना चाहिए ना। ठीक है, एकदम बेसिक चीजें है, देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेंस बिल्कुल आसान है। ये आप पहले दिन से जैसे ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर रहे हो, आप सबसे पहले कॉपी के ऊपर में यही लिख दो भैया कि मेंस आसान है। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, क्योंकि बस हुआ है कि हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने प्रीलिम्स के दौरान क्या किया, प्रीलिम्स के दौरान सारी इंफॉर्मेशन आपने गैदरिंग कर ली है, सारा इंफॉर्मेशन, सारा फैक्ट, सारे तथ्य आपके पास है, बस अब आपको लिख करके पेपर पे उसको प्रेजेंट करना है, यानी कि उसको सजाना है और संवारना है, बस। तो इतना काम तो किया जा सकता है, तो उसके लिए तो खाली यही है कि आप बस लिखते रहिए, चीजें खुद ब खुद आपकी अच्छी होने लगेंगी, लिखते लिखते आप सीखेंगे। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुरुआत में ही आप सारी चीजें एकदम से लिखना एकदम से स्टार्ट कर दोगे, परफेक्शन शुरुआत में ही आपकी आ जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। परफेक्शन तो आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। ओके, तो बस लिखते चलो बिना किसी डर के कि मैं क्या लिख रहा हूं या किस तरीके से लिख रहा हूं, नहीं, आप बस लिखते चलिए। मेन फॉर्मेट को, मेन स्ट्रक्चर से बस भटकिए मत, और बिल्कुल सही और अच्छा उत्तर आप लोग लिख पाओगे। ओके, तो कलचुरी काल में आपने बता दिया कि भाई ये स्थानीय शासन का हिस्सा था, है ना। आपने ये बता दिया कि ये स्थानीय स्वशासन के तहत इसको जो है गठित किया गया था, ये इसका हिस्सा था। अभी हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो पंचायत की बात करते हैं। यहां पर पंचकुल नामक संस्था थी, और नाम पंचकुल है तो प्रमुख रूप से इसमें 5 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन कहीं कहीं पर 10 सदस्य हुआ करते थे। इसके सदस्य को महत्तर, और जो उत्तम है यानी कि जो ऊपर है, जो मुखिया है, उसको महत्तम कहते थे। ये आपने बता दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर करना है। इसके अलावा अब आप आ जाते हो, देखिए हमने क्या क्या बात कर ली यहां तक। अभी तक इसका गठन बता दिया हमने, इसकी संरचना बता दी हमने, इसका ये अब जो है निर्वाचन और कार्य में आते हैं। ठीक है, निर्वाचन और कार्य में देखो, इसके सदस्य का चुनाव गांव की जनता के द्वारा किया जाता था। ओके, इंग्लिश वाले नीचे की तरफ थोड़ा देखते रहेंगे। ओके, तो चुनाव किसके द्वारा हो रहा है, तो गांव की जनता के द्वारा हो रहा है, ये भी हमने बता दिया। अब इसका कार्य क्या है, तो जमीन की कर वसूली करना और न्याय करने का अधिकार इसके पास था। लेकिन अगर पंचकुल किसी भी मामले को लेकर के कोई निर्णय सुनाती है, तो उसके विरुद्ध यदि किसी को अपील करना है, तो फिर अंतिम रूप से वो किसके पास जाएगा, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है कौन, राजा। तो राजा के पास ही अपील किया जा सकता है। तो ये पंचकुल नामक संस्था के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके सामने दिख रहा है। ओके, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्वयं पर विश्वास रखें और लिख लीजिएगा। मेन कंटेंट है ये, छापने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, स्वयं से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूं कि सामने जो दिख रहा है ये केवल कंटेंट है। ओके, आप अपने हिसाब से आंसर तैयार करेंगे, फॉर्मेट को समझते हुए अपने शब्दों में। ठीक है, हाँ। फिर आ जाइए प्रश्न क्रमांक 6 में, कलचुरी कालीन सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जहां से आपको हर बार प्रश्न आया हुआ है। मतलब कहने का ये कि एक बार आपका कलचुरी काल का सामाजिक जीवन बताइए, एक बार आपका कलचुरी काल के आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए, है ना, कलचुरी काल के प्रशासनिक जो स्थिति है उसका वर्णन कीजिए। इस तरीके से हर बार प्रश्न आया है और बिल्कुल आता रहेगा, मान के चलिए। तो इसलिए एक प्रश्न हम यहां पर ये हमने शामिल किया है। अब देखिए विद्यार्थियों की, जब आपको सामाजिक स्थिति के बारे में पूछता है तो आप भी तो उसी समाज का एक हिस्सा है ना। तो आप क्या देखते हैं अपने आसपास, इस समाज में कौन कौन सी चीजें आप देख रहे हैं जिसको आपके हिसाब से इस प्रश्न के उत्तर में शामिल करना चाहिए, है ना। तो देखें, ये जो कलचुरी है इसके सामाजिक जीवन के बारे में, अब चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, यानी कि वो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन पूछ रहा हो, वैदिक काल का सामाजिक जीवन पूछ रहा हो, कोई भी सामाजिक जीवन जब भी पूछा जाए तो सामाजिक जीवन में आप क्या लिखते हैं, सामाजिक जीवन में आप लिखते हैं कि वो जो समाज है उसमें किस तरह के, कौन से वर्ग के लोग हुआ करते हैं। ओके, है ना। तो समाज के उस वर्ग के बारे में बात करते हो, और जब आप समाज के वर्ग के बारे में बात करते हो तो प्रमुख रूप से हमारे इतिहास में तो आपका या तो क्या आता है, वर्ण व्यवस्था आती है या तो वर्ग आता है। तो यहां पर जो है आप वर्ण व्यवस्था भी देखेंगे, है ना। और जब वर्ण व्यवस्था देखोगे तो वो आपका जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसमें बढ़ जाएगा। और जब वर्ग की बात करते हो तो वर्ग में महिला और पुरुष
इस तरीके से हम इसको बांट करके पढ़ते हैं। अब जो प्रश्न होता है उसको सही इंपैक्टफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो जैसे वर्ण व्यवस्था है मान लो समाज में, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में तो बताओगे ही, लेकिन प्रमुख रूप से जब वर्ग की बात करोगे ना, तो इसमें हम महिलाओं के बारे में अलग से हम बिल्कुल बताते हैं, महिलाओं की स्थिति क्या थी। इस तरीके से हम उसको यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है, क्योंकि समाज के जो दो प्रमुख पहलू हैं वो है एक महिला और एक पुरुष, ठीक है, यहीं से तो समाज का निर्माण होता है। चलिए, तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो समाज के बारे में हमने लिख लिया इस तरीके से कि वर्ण व्यवस्था थी, क्या था, इसका पूरा डिटेलिंग हम लोग प्रमुख रूप से कर देंगे। ओके, फिर जब सामाजिक जीवन की बात होती है तो इनका जो रहन सहन है ना, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टाइल्स, ओके, वो हम लोग बताते हैं। यहाँ पर इनके हम लोग पहनावे के बारे में, वेशभूषा के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में बताते हैं। जब कोई वर्णन हमको मिलता है, जहां जितना कंटेंट होगा उतना लिखेंगे, प्रमुख जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहनावा हो गया, रहन सहन हो गया, मनोरंजन के साधन है ना, मोड ऑफ एंटरटेनमेंट क्या हुआ करता था, है ना, नृत्य, गीत संगीत, वाद्य यंत्र, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ओके, सब सामाजिक जीवन का पहलू है। ओके, तो इस प्रकार से अपना उत्तर आप तैयार करेंगे। तो देखें जरा कि यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास कंटेंट और कैसे हमने उसको लिखा हुआ है। तो कलचुरियों का जो सामाजिक जीवन है, ये देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है कि भाई यहाँ पर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में मतलब 4 हिस्से हो जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो फिर ये प्रश्न उठता है ना कि भाई समाज में फिर ये आपसी क्या मिलजुल के रहते थे या फिर नहीं रहते थे, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि भाई किंतु समाज में कट्टरता का अभाव था। कट्टरता का मतलब ये कि केवल एक वर्ग, केवल एक मैं ही मैं हूं, इस तरीके से चीजें तो थी या नहीं थी, ऐसा तो ये अभाव था, यानी कि अच्छी बात थी। अच्छी बात थी मतलब ये कि आपस में मिलजुल के रहा करते थे। तो ये हमने थोड़ा सा उसको व्याख्या कर दिया, क्योंकि पता है भैया 15 नंबर का है तो इतना तो बनता है कि नहीं। तो सामंजस्य के साथ रहते थे, आपसी सहयोग करते थे। क्लियर है। फिर हमने सामाजिक जीवन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका एक सामाजिक पद्धतियां जो होती हैं, जिसमें वैवाहिक पद्धति, ये भी आपका एक यहाँ पर आता है, तो इसके बारे में भी जरूर लिखिए अगर आपको जानकारी मिल रही है। तो वैवाहिक संबंध प्रायः अपनी जाति के साथ ही करते थे, ऐसा हमने वर्णन यहाँ पे कर दिया। ओके, कलचुरी कालीन समाज को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए, अब क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि बताना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी वर्णन मिल रहा है उसके बारे में बताओगे। तो जब ये वर्णन करते हो तो आप क्या वर्णन करोगे कि भाई आप ये बताइएगा कि जैसे ब्राह्मण वर्ण के बारे में बता रहे हो तो आप ये बताओ कि समाज में क्या स्थान था इनका। नंबर 2, किस तरह के कार्यों में ये भाग लेते थे, क्या प्रशासनिक कार्यों में ये भाग लेते थे, या फिर केवल ब्राह्मण थे तो पठन पाठन अध्ययन कार्य ही करते थे, या पढ़ाना शिक्षण कार्य करते थे, या धार्मिक काम करते थे, बस यही बात थी क्या। इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। तो जैसे इसमें समाज में इनका विशेष स्थान था, ये अध्ययन और पठन पाठन के कार्य करते थे, लेकिन साथ ही राज्य के प्रशासनिक कार्यों में भी भाग लेते थे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ना। तो ब्राह्मण प्रायः मंत्री पद पर नियुक्त होते थे। ये देखिए, ये मंत्रियों का पद भी ब्राह्मणों को दिया जाता था, ऐसा आपने लिख लिया। ओके, और संकट के समय राजा को सलाह देने का कार्य भी ये किया करते थे। और इसके अलावा कौन से कला में निपुण थे, तो कला कौशल में भी निपुण थे, ऐसा भी एक एडिशनल फैक्ट आपके सामने है, तो इसको जरूर बताइए। ठीक, फिर क्षत्रिय की बात करते हैं, तो ब्राह्मणों के समान समाज में क्षत्रिय भी सम्माननीय थे। ओके, और क्षत्रिय संपूर्ण समाज और राज्य की रक्षा करते थे। उनका प्रमुख कार्य क्या हुआ करता था, ये आपने बता दिया। प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त थे, ये भी आपने बता दिया। ठीक है, प्रायः राजा जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे, तो कलचुरी भी शासक जी क्षत्रिय थे, ऐसा आपको लिखना है। फिर वैश्य का क्या काम भाई, तो वैश्य का भी तो एक तो आप प्रमुख रूप से जानते ही हैं कि व्यापार है ना, व्यापार और उद्योग। ठीक, ये व्यवसाय के साथ इन लोग पंचायत और पंचकुल के उच्च पदों पर भी नियुक्त होते थे। ओके, तो सम्मानजनक स्थान था, याद रखिएगा। और कलचुरी शासक पृथ्वीराज द्वितीय का सामंत वल्लभ राज वैश्य था। अब लीजिए, यहां पर हमने क्या किया है, एक उदाहरण भी दे दिया है ना, जस्टिफाई करने के लिए एक उदाहरण तो बनता है। ओके, तो ये हम पे हमने राजा के भी नाम बता दिया और इसके एक सामंत का नाम बता दिया कि वो कौन से कार्य करता था और क्या था, तो उसकी भूमिका हमने बता दी। तो ये हमारा एक आंसर जो है ना इस तरीके से कंप्लीट हो पाता है। फिर शूद्र, ब्रह्मदेव राय के बारे के टाइम पर एक हमको मोची का उल्लेख मिलता है कि वो विष्णु मंदिर बनवाया था। तो इससे क्या पता चलता है कि एक मोची के द्वारा, ठीक है, जो कि एक कहना चाहिए कि शूद्र समाज से बिलोंग करता था, ठीक है, उसने एक विष्णु का मंदिर बनाया। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक सौहार्द की भावना को बताता है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जरूर व्याप्त थी, है ना, लेकिन जो है प्रमुख रूप से एक सौहार्द भाव भी विद्यमान था, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आप इसके एनालिसिस करके आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग किसमें, आपका जो कलचुरी काल है इसमें स्त्रियों का है ना, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, महिलाओं की क्या स्थिति थी इस बारे में भी आपको जरूर लिखना चाहिए। तो यहां पर हमने लिख दिया कि भाई ये भी राजकीय कार्यों में भाग लेते थे साथ ही साथ, लेकिन कुछ कुरीतियां भी विद्यमान थी जैसे कि बहुपत्नी और सती प्रथा। ओके, तो ये हमको यहां पर लिखना है। फिर इसके अलावा क्या समाज है, तो समाज में क्या कुछ अंधविश्वास था, कुछ मान्यताएं थी, वो हमने यहाँ पर अंतिम में लिख दिया है कि भूत प्रेत जादू टोना है ना, टोनही, ये सब का डर था इस तरीके से। तो अंधविश्वासी मान्यताएं भी उस समय व्याप्त थी। ओके, तो यहां पर ये इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट होता है। ये 15 मार्क्स से लायक आपका प्रश्न है। यहां पर इंग्लिश कंटेंट एक बार आप देख लेंगे। The caste system existed in this culture Ryan, okay, but there was a lack of fanaticism in this society. ठीक, कास्ट लिव्ड विथ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हार्मोनी, इस तरीके से आप उत्तर लिखिएगा, है ना। फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में यहाँ पे बटन मिल रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एक बार। ओके, ये कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा और फिर इसको स्टडी कर लीजिएगा पॉज करके, है ना। फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को ही समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्लियर है। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने लिए, इसमें कलचुरियों का प्रशासन आपको प्रमुख रूप से समझ में आ गया होगा और किस तरीके से प्रशासन से संबंधित उत्तर हमें लिखने चाहिए ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो मराठा प्रशासन पर होगा, तो जरूर अगला वीडियो देखिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें और कमेंट करिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक जरूरी बात ये कि मेंस 2023 पाथ IAS एकेडमी में टेस्ट सीरीज आपका स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जरूर करिएगा। ठीक है, और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।